18 अगस्त 1945 ताइवान के ताइहोकू एयरपोर्ट पर एक जापानीज मिलिट्री एयरक्राफ्ट रनवे पर रेडी खड़ा था। एयरक्राफ्ट के अंदर बैठ चुके थे एक ऐसे लीडर जिनका नाम सुनते ही ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसीज अलर्ट हो जाती थीं। एक ऐसे लीडर जिनके लिए विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि ये आदमी ब्रिटिश एम्पायर के लिए सबसे डेंजरस थ्रेट्स में से एक है। एयरक्राफ्ट के अंदर बैठे थे सुभाष चंद्र बोस। ये कोई ऑर्डिनरी जर्नी नहीं थी। ये एक फ्रीडम फाइटर का लास्ट मिशन हो सकता था, या फिर एक ऐसी डिसअपियरेंस स्टोरी का बिगिनिंग जो आज तक सॉल्व नहीं हुई। एयरक्राफ्ट रनवे पर स्पीड पकड़ता है, हवा में उठता है, और टेक ऑफ के सिर्फ कुछ ही मिनट्स बाद एक जोर का एक्सप्लोजन होता है। इंजन फेल हो जाता है, एयरक्राफ्ट कंट्रोल लूज करता है, प्लेन क्रैश हो जाता है। ऑफिशियल रिपोर्ट कहती है कि इसी क्रैश में नेताजी की डेथ हो गई। लेकिन हिस्ट्री का सबसे बड़ा सवाल यहीं से शुरू होता है। क्या नेताजी सच में उस प्लेन में थे, या फिर ये एक केयरफुली प्लान्ड डिसअपीयरेंस थी? इस मिस्ट्री को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। बचपन से ही उनके अंदर डिसिप्लिन और लीडरशिप क्वालिटीज क्लियरली दिखने लगी थीं। उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर किया, जो उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट की सबसे प्रेस्टिजियस जॉब्स में से एक माना जाता था। लेकिन नेताजी ने ये जॉब रिजेक्ट कर दी। उन्होंने डिसाइड किया कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करेंगे, बल्कि अपने देश के लिए लड़ेंगे। उनकी पॉलिटिकल जर्नी इंडियन नेशनल कांग्रेस के थ्रू स्टार्ट हुई, लेकिन जल्दी ही क्लियर हो गया कि नेताजी का अप्रोच बाकी लीडर्स से अलग था। वो बिलीव करते थे कि इंडिपेंडेंस सिर्फ पिटिशंस और नेगोशिएशन से नहीं मिलेगी। उनके अकॉर्डिंग फ्रीडम के लिए मिलिट्री रेजिस्टेंस भी जरूरी था। इसी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से उनका अप्रोच महात्मा गांधी और कांग्रेस लीडरशिप से अलग होता गया। 1939 में कांग्रेस प्रेसिडेंट बनने के बाद भी आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण उन्होंने रिजाइन कर दिया। लेकिन रेजिग्नेशन उनकी पॉलिटिकल जर्नी का एंड नहीं था। ये उनके रेवोल्यूशनरी फेज की बिगिनिंग थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट नेताजी को डेंजरस लीडर के रूप में देखने लगी थी। इसी वजह से उन्हें हाउस अरेस्ट में रखा गया। लेकिन 1941 में नेताजी ने एक ऐसा एस्केप प्लान एग्जीक्यूट किया जो आज भी इंटेलिजेंस हिस्ट्री के मोस्ट डेयरिंग एस्केप ऑपरेशंस में काउंट किया जाता है। वो डिस्गाइज में घर से निकले, सीक्रेटली इंडिया से अफगानिस्तान पहुंचे, वहां से सोवियत यूनियन रूट ट्राई किया, और फाइनली जर्मनी पहुंच गए। जर्मनी पहुंचने के बाद नेताजी ने एक्सिस पावर्स के सपोर्ट से ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ इंटरनेशनल अलायंस बिल्ड करने की कोशिश स्टार्ट की। लेटर वो जापान गए, जहां उन्होंने इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर को ऑर्गेनाइज करके एक पावरफुल मिलिट्री फोर्स क्रिएट की, इंडियन नेशनल आर्मी। आईएनए का स्लोगन था, दिल्ली चलो। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल चैलेंज था ब्रिटिश एम्पायर के लिए। आईएनए सोल्जर्स बर्मा बॉर्डर तक पहुंच गए थे। ये मूवमेंट ब्रिटिश रूल के लिए सीरियस थ्रेट बन चुका था। लेकिन 1945 तक वर्ल्ड वॉर टू का डायरेक्शन कंप्लीटली चेंज हो चुका था। जापान डिफीट के क्लोज था, और जापान ही नेताजी की आर्मी का प्राइमरी सपोर्टर था। जापान के सरेंडर का मतलब था नेताजी की मिलिट्री स्ट्रैटेजी कोलैप्स होने वाली थी। ब्रिटिश फोर्सेस उन्हें अरेस्ट करने के लिए एक्टिवली सर्च कर रही थीं। अगर नेताजी कैप्चर हो जाते तो उन्हें वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर किया जा सकता था। लेकिन नेताजी सरेंडर करने वाले लीडर नहीं थे। उन्होंने डिसाइड किया कि इंडिपेंडेंस मूवमेंट को कंटिन्यू रखने के लिए उन्हें एक न्यू इंटरनेशनल अलायंस क्रिएट करना होगा। इसी मोमेंट पर नेताजी ने डिसाइड किया सोवियत यूनियन पहुंचने का। उन्हें लगता था कि अगर यूएसएसआर का सपोर्ट मिल जाए तो इंडिपेंडेंस मूवमेंट फिर से मिलिट्री स्ट्रेंथ के साथ रिवाइव हो सकता है। लेकिन सोवियत टेरिटरी डायरेक्टली रीच करना इजी नहीं था, इसलिए एक केयरफुली प्लान्ड एस्केप रूट प्रिपेयर किया गया। सिंगापुर से बैंकॉक, बैंकॉक से साइगॉन, साइगॉन से ताइवान, और ताइवान से मंचूरिया। ताइवान उनका डेस्टिनेशन नहीं था, ताइवान सिर्फ एक ट्रांजिट मिलिट्री स्टॉपओवर था। प्लान था ताइवान से जापानीज एयरक्राफ्ट लेकर मंचूरिया पहुंचना और वहां से सोवियत टेरिटरी एंटर करना।
17 अगस्त 1945 को नेताजी सिंगापुर से क्वाइटली मूव करते हैं। ब्रिटिश इंटेलिजेंस ऑलरेडी उन्हें ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी। हर मूवमेंट सीक्रेट रखा जा रहा था। बैंकॉक पहुंचने के बाद नेक्स्ट एयरक्राफ्ट अरेंज होता है। फिर साइगॉन। साइगॉन से जापानीज मिलिट्री एयरक्राफ्ट रेडी होता है जो उन्हें ताइवान ले जाता है। 18 अगस्त 1945 की सुबह ताइहोकू एयरपोर्ट पर एयरक्राफ्ट रेडी था। नेताजी एयरक्राफ्ट में बोर्ड करते हैं। एयरक्राफ्ट रनवे पर मूव करता है। टेक ऑफ होता है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है। फिर अचानक लेफ्ट इंजन एक्सप्लोड करता है। एयरक्राफ्ट वायलेंटली शेक करता है। पायलट कंट्रोल लूज करता है। प्लेन ग्राउंड पर क्रैश हो जाता है। एक्सप्लोजन होता है और एयरक्राफ्ट में आग लग जाती है। विटनेसेस के अकॉर्डिंग नेताजी एयरक्राफ्ट से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके कपड़ों में आग लग चुकी होती है। उन्हें इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर्स ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। कुछ घंटों बाद अनाउंसमेंट होती है कि नेताजी की डेथ हो चुकी है। जापानीज अथॉरिटीज क्लेम करती हैं कि उनका क्रिमेशन ताइवान में ही कर दिया गया और उनकी एशेज टोक्यो के रेनकोजी टेम्पल में प्रिजर्व की गई। लेकिन अगर नेताजी की डेथ प्लेन क्रैश में हुई थी तो उनकी बॉडी इंडिया क्यों नहीं लाई गई? इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन क्यों नहीं हुआ? फोटोग्राफिक एविडेंस क्यों अवेलेबल नहीं था? इसी वजह से मिस्ट्री शुरू होती है। कुछ हिस्टोरियंस बिलीव करते हैं कि प्लेन क्रैश एक कवर स्टोरी थी। उनके अकॉर्डिंग नेताजी ताइवान से सक्सेसफुली निकल गए थे और सीक्रेटली मंचूरिया पहुंच गए थे। वहां से उन्होंने सोवियत यूनियन एंटर किया, लेकिन उसके बाद उनका रिकॉर्ड सडनली डिसअपियर हो जाता है। मिस्ट्री का सबसे शॉकिंग चैप्टर इंडिया में स्टार्ट होता है जब 1960 के अराउंड उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में एक मिस्टीरियस सेंट के बारे में लोगों को पता चलता है, जिसे लोग गुमनामी बाबा के नाम से जानते थे। वो पब्लिक में रेयरली अपीयर करते थे और उनका फेस ऑलमोस्ट कभी ओपनली नहीं दिखा। जब उनके रूम की इन्वेस्टिगेशन हुई तो वहां से आईएनए रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, सीक्रेट लेटर्स, फॉरेन कॉन्टैक्ट्स के रेफरेंसेस और कुछ पर्सनल आइटम्स मिले जो डायरेक्टली नेताजी से कनेक्टेड लगते थे। सबसे शॉकिंग चीज थी हैंडराइटिंग सिमिलैरिटी। कई एक्सपर्ट्स ने क्लेम किया कि यह हैंडराइटिंग नेताजी से मैच करती है। इंडिया गवर्नमेंट ने नेताजी की डेथ इन्वेस्टिगेट करने के लिए शाहनवाज कमेटी, खौसला कमीशन और मुखर्जी कमीशन बनाए। पहले दो रिपोर्ट्स ने कंक्लूड किया कि नेताजी प्लेन क्रैश में शहीद हुए थे, लेकिन मुखर्जी कमीशन ने कंक्लूड किया कि प्लेन क्रैश का एविडेंस कंक्लूसिव नहीं है। आज भी एक सवाल जिंदा है, क्या नेताजी प्लेन क्रैश में शहीद हुए थे या वो सीक्रेटली सरवाइव कर गए थे और इंडिया वापस आए थे एक अननोन आइडेंटिटी में? हिस्ट्री के पास इसका आंसर नहीं है, लेकिन एक चीज क्लियर है, नेताजी ने ब्रिटिश एम्पायर को दिखा दिया था कि इंडिया सिर्फ आजादी मांग नहीं रहा था, इंडिया आजादी लेने के लिए रेडी था। अगर आप बिलीव करते हैं कि नेताजी सरवाइव कर गए थे या आप बिलीव करते हैं कि वो प्लेन क्रैश में शहीद हुए थे, तो कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसी ही रियल हिस्टोरिकल मिस्ट्रीज डिकोड करने के लिए सब्सक्राइब करें ट्रूथ डिकोड चैनल को, क्योंकि यहां हम सिर्फ स्टोरीज नहीं बताते, हम सच को डिकोड करते हैं।